बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी की लाइव आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा और मेरे साथ पैनल पर मौजूद है मशकूर नकवी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। साथ ही तशरीफ रखते हैं हसन अब्बास, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं। इस ट्रांसमिशन में बात करते हैं जो होने वाले आईसीसी चैंपियंस के क्रिकेट मैचेस के हवाले से, जो चीज़ें हो रही होती हैं उस हवाले से। तो पहला सेमीफाइनल जो हुआ है वो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया हुआ है और इसमें इंडिया ने जो है वो 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दी, जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। और आज दूसरा सेमीफाइनल है जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका है। और इस वक्त अगर हम बात करें ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो जो अभी आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो इसमें न्यूजीलैंड जो है वो उसने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और इस वक्त 2 रन हो चुके हैं और 1 ओवर का खेल हो चुका है। खैर, इस पर भी बात करेंगे इस सेमीफाइनल के ऊपर। और पाकिस्तान तो वैसे ही ग्रुप स्टेज से ही पहले बाहर हो गया था और पहले सेमीफाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया हुआ, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मशकूर नकवी साहब आपकी तरफ। सर, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया और बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन फिर बात वही है कि इंडिया का दिन था, इंडिया जीत गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहते हैं कि इंडिया वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैच तो बहरहाल अच्छा हुआ। ऑस्ट्रेलिया कम रिसोर्सेज के बावजूद उन्होंने एंड तक फाइट दी है। ये एक अच्छी बात है। एक अच्छी टीम की यही खूबी होती है कि वो ये नहीं देखते कि हमारे पास प्लेयर्स पूरे हैं नहीं हैं, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। वो अपनी फुल परफॉर्मेंस देते हैं और उनके यंगस्टर्स ने भी फाइट किया। सही। लेकिन इंडिया ने इसलिए ये मैच जीता कि ऑस्ट्रेलिया उस तरह 35 ओवर्स के बाद अपने गेम को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सका जो फिनिश वो करना चाह रहे थे। ख़ास तौर पर जब स्मिथ के आउट होने के बाद उनका प्लान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वरना जिस तरह वो पहले 35 ओवर खेले हैं उससे तो ये वाज़े हो रहा था कि वो 300 या 290 तक ज़रूर जाएंगे। लेकिन स्मिथ के आउट होने के बाद मैक्सवेल तो वैसे भी एक, आपको पता है, उनका शाहिद अफरीदी कह लें एक तरह से कि वो चल गया तो चल गया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि कैरी ने जिस तरह विकेट अपनी एक तरह से थ्रो कर दी कि अभी तो 3 ओवर उस वक्त बाकी थे उसके बाद, और उसने दूसरा रन जो बिल्कुल मौजूद ही नहीं था उस पर, उसने दूसरा रन लेके और अपनी टोटल टेल को एक्सपोज कर दिया, जिस वजह से उनकी 3 बॉलें रह भी गई और 50वें ओवर की तीसरी बॉल पे उनकी टीम आउट हो गई। कैरी को उस वक्त चाहिए था कि वो बेशक सिंगल ले लेता, बजाय इसके कि अपनी विकेट ज़ाया करके उनको टेल को एक्सपोज करता, तो दूसरे एंड पे से एक सिंगल लेके वो दोबारा स्ट्राइक पे आ सकता था। अच्छी बात है कि आप अपनी टेल को प्रोटेक्ट करें, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप खुदकुशी कर लें। मेरा ख्याल है ये इस वजह से 20-25 रन उनके ज़ाया कम बन सके, जिससे इंडिया को एडवांटेज हुआ। फिर इंडिया के पास 4 स्पिनर हैं, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि इंडिया उन कंडीशंस को देखते हुए इंडिया की टीम आइडियल है। उनके पास 4 स्पिनर हैं, जिनमें से तीन ऑलराउंडर हैं, पांड्या को शामिल कर लें साथ, तो में 3 बेस्ट वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं जो वनडे और इवन टेस्ट लेवल पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जो वनडे और T20 की गेम है, वाइट बॉल गेम जो है, वो है ही बेसिकली जिस टीम के पास अच्छे ऑलराउंडर होंगे वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, वो अपने पास ज़्यादा बैट्समैन भी खिला सकते हैं, मतलब ऑप्शन में मिल जाए। जैसे वो अक्सर पटेल को 5वें नंबर पे भेज देते हैं, उनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है। वरना हम तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो हार्डली एक ऑलराउंडर होता है ज़्यादा मैक्सिमम। वैसे ऑलराउंडर है तो हमारे पास कोई टीम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई नहीं है। बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे मशकूर साहब, क्योंकि कुछ हमारी जो तब्दीलियाँ हुई हैं, जो टीम नई अनाउंस हुई है, T20 वनडे और फिर बाकी जो चीज़ें कैप्टन वगैरह अनाउंस हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। खैर, एहसन, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच ओवरऑल आप क्या देखते हैं? मशकूर साहब ने ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की, इंडिया की परफॉर्मेंस पे, बॉलिंग पे बात की। ओवरऑल आप क्या देखते हैं जो इंडिया की बैटिंग साइड थी और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन जो कह लें कि प्रेशर था, एक वहाँ के क्राउड का प्रेशर तो इंडियन के हक में था ज़्यादा से ज़्यादा कि वो इंडिया का था, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जब क्राउड आपका अपना होता है तो प्रेशर तो होता है। ओवरऑल सारी कंडीशंस को मिलाकर आप क्या समझते हैं कल की परफॉर्मेंस जो थी वो कैसी है? देखिए, ओवरऑल मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस साइड थी और दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइन के ख़िलाफ़ बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग का इस हद तक लेकर जाना, विकेट्स लेना, तो मेरे ख्याल में ये भी एक अचीवमेंट है सेल्फ में। और ऑस्ट्रेलिया का हम पहले से ही बात कर रहे थे कि उनकी मेन स्ट्रेंथ इस वक्त जो है वो रेस्ट कर रही है और कुछ इंजरीज़ की वजह से आउट है, कुछ प्रायोरिटीज़ की वजह से जो है वो टूर्नामेंट खेलने नहीं आए।
तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया अपनी परफॉर्मेंस से मुझे जहाँ तक लगता है वो खुश होंगे। और लेकिन बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें तो 153 डॉट बॉल्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो है वो कल के मैच में खेली हैं, एज़ कंपैरेटिवली अगर देखें 124 बॉल्स जो हैं वो इंडियन साइड में। कल की जो इनिंग्स थी उसके अंदर जो मेन जो कहते हैं डिसाइसिव फैक्टर था वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक था। सेम वही बात जो कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में थी। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का बहुत ज़्यादा मसला रहा है। कल 100+ जो है वो स्कोर इंडियन जो टीम है उसने सिंगल में सिर्फ जो है वो अचीव किए हैं, जिसके लिए हम समझते हैं कि विराट कोहली एक मेन फैक्टर रहा है और वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड ही लव्स टू चेज़, जैसे कि हम सबको पता है। और कल के मैच की इनिंग्स के बाद विराट कोहली की जो इनिंग्स हैं वो 50+ जो है वो नॉकआउट स्टेज में 24 जो है वो सरपास कर गई हैं। इससे पहले जो है वो सचिन तेंदुलकर जो थे वो 23 इनिंग्स जो थे 50+ की खेल चुके थे। तो ओवरऑल इंडियन बैटिंग लाइन का तो हमें पता ही था। ऑस्ट्रेलियन की जो बॉलिंग लाइन है और बिल्कुल इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन भी हमें ये लग रहा था कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जहाँ तक आपने बात की क्राउड के प्रेशर की, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है वो प्रेशर से उनको इस्तिस्ना हासिल है एक तरह का। वो प्रेशर नहीं लेते। अगर प्रेशर उन्हें लेना होता तो वो अहमदाबाद में जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वहीं पे प्रेशर ले जाते। और जिस तरह की वहाँ पे एक क्राउड था और शोर शराबा था, अगर वहाँ पे प्रेशर नहीं लिया तो यहाँ पे भी वो प्रेशर नहीं ले सकते। जो मुझे लगता है, जैसा नकवी साहब ने एक बात की कि स्मिथ का आउट जो होना था वो एक चेंज फैक्टर था जिसकी वजह से टर्निंग पॉइंट तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो एक हाई अचीव 300 का जो टारगेट वो अचीव कर सकते थे, जिस तरह की इनिंग्स उनकी चलना शुरू हो गई थी। थोड़ा सा जल्दी कर गए मेरे ख्याल में ट्रेविस हेड, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो है उनको पहली बॉल पे उन्होंने किया, मिस्ट्री स्पिनर है। मैं इसके ऊपर वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भी मैं बात करूंगा डिटेल के ऊपर, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो ज़्यादा उनकी जो स्कोर है इनिंग्स है उनमें ज़्यादातर जो है वो बाउंड्रीज हैं और सिंगल डबल के ऊपर कम फोकस रहा है। डॉट बॉल ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ट हुआ है और मुझे लगता है कि वो 300 का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए। तो ओवरऑल आप बॉलिंग के ऊपर और वरुण चक्रवर्ती के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अली, इंडिया की बॉलिंग ने जकड़ा, इसके ऊपर तो हम कल भी काफ़ी बात कर चुके हैं, क्योंकि देखिए उनको कंडीशंस के हवाले से पता था और एक माइंडसेट और एक प्लेइंग कम्बिनेशन लेकर वो चल पड़े थे, क्योंकि 3 स्पिनर्स उनके पास, स्पेशल स्पिनर ही मैं कहूँगा, जडेजा को अगर शामिल करें, उनको लेकर वो चल रहे थे। तो जकड़ा रहना तो उनके माइंड था ही कि हमने स्पिनर से ही टैकल करना है। तो ये पिछले 3 मैचेस में इंडियन टीम जो है वो उन्होंने यही किया है। वरुण चक्रवर्ती देखें, मैं इसको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करूँगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भी उसका। देखें अली, जब भी हम देखते हैं ना हमारी टीम के अंदर कोई खिलाड़ी सामने आता है और जैसे कि हमने देखा कि शादाब अचानक से T20 से हमारे पास एक खिलाड़ी आए, उनकी स्पिन बॉलिंग की वजह से हम उनको जो है वो टीम में हमने शामिल किया, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है उसको रीड करना शुरू हुए, वो टीम से बाहर चले गए। वरुण चक्रवर्ती की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। 2021 के अंदर वो जो थे अचानक से सामने आते हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने टीम के अंदर शामिल होते हैं और IPL का सीज़न खेलते हैं। और वो कामयाब क्यों हुए थे कि उनकी जो वेरिएशन है वो बैटर्स रीड नहीं कर पा रहे थे। सेम इज़ जैसे हमारे बहुत से खिलाड़ी, अबरार आए, उसके बाद नवाज़ हमारे पास आए थे, शादाब आए, तो खिलाड़ी उनको थोड़ा सा रीड नहीं कर पा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका नाम अचानक से सामने आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जैसे ही IPL सीज़न आया तो इंतहाई उनका पुअर सीज़न गया। और वो सीज़न था जिसके अंदर रवि शास्त्री ने भी उनके बारे में कमेंट किया कि मुझे लगता है कि इनका अब करियर आगे शायद ना चल सके, क्योंकि इनके पास वेरिएशंस नहीं है और बैट्समैन जो है इनके वेरिएशन को बड़े आसानी से रीड कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स एंड फॉर हिम नाउ। लेकिन आप ये देखें कि उनका माइंडसेट देखें और उनकी डिटर्मिनेशन देखें कि वो बैठे, उन्होंने अपने आप को एनालाइज़ किया। और वरुण चक्रवर्ती अपने एक जगह पे उन्होंने कमेंट भी किया है कि 2022 से लेकर 2023 का जो सीज़न था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्स गुजरा और उसके उन्होंने बैठ के अपनी विजुलाइज करना भी शुरू किया, अपने विजुअल्स को जो देखा एनालाइज करना शुरू किया, अपने एक्शन को और अपनी गलतियों को परखना शुरू किया। और उन्होंने उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो देखी अली, उन्होंने ये देखा कि उनका जो स्टार्टअप है, रनअप है बॉलिंग के एक्शन का, वो बहुत छोटा है, स्लो है। उसके ऊपर उन्होंने काम किया और वो क्विक एक्शन कराने की उन्होंने कोशिश की।
2023-22 से लेकर 2023 पे वो काम करते रहे इसके ऊपर, और उसके बाद जो आईपीएल का अगला सीजन था मिड कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से वो सेलेक्ट हुए थे, और मिड सीजन के अंदर ही उनको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज जा रही थी, कोई विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने बैक एंड पे अपना स्ट्रगल को जारी रखा। तमिलनाडु क्रिकेट लीग प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई, उसके अंदर वो गए, उसके अंदर उन्होंने आहिस्ता से परफॉर्म करना शुरू किया। 2024 के अंदर आईपीएल में दोबारा उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और पहले ही मैच के अंदर 3 विकेट्स ली। तो वहाँ ये वो ट्रांजिशनल फेज था उनका, जिसके अंदर इंडियन क्रिकेट टीम को ये लग रहा था कि शायद वरुण चक्रवर्ती जो है वो वापस अपनी फॉर्म में और अपनी जो मिस्ट्री है उसको जो है वो पॉलिश कर पाए हैं। अक्टूबर अप्रैल के अंदर दोबारा इंटरनेशनल स्क्वाड बनता है इंडिया की टीम में, वो उसमें सेलेक्ट नहीं होते, अप्रैल में नहीं सेलेक्ट होते, फिर अक्टूबर के अंदर दोबारा स्क्वाड आता है, नहीं सेलेक्ट होते। फिर उसके बाद 2024 का जो 2023 के आईपीएल में वो कम बैक किया था, 2024 का जो आईपीएल था उसके अंदर वो बहुत सारे ऐसे मैच थे जिनके अंदर मैन ऑफ द मैच भी करा रहे हैं और मोस्ट विकेट टेकिंग जो थे वो खिलाड़ी बन गए थे। और लेकिन आप ये कमाल देखिए कि उसके बाद भी जो इंटरनेशनल टूर था उसके अंदर उनको टीम में जगह नहीं दी गई थी। ऑब्वियसली देखिए अगर हम बात करें उनकी, तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा है, चाहे वो सिलेक्ट हुए नहीं हुए, जब भी आए मौका मिला परफॉर्म किया। देखिए अब ऑन द अदर एंड होता क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि अगर खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया तो उसको और चांस दिए जाते हैं, ठीक है। यहां पे वैसा सीन नहीं था, जैसे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया टीम से ड्रॉप किया, उन्होंने अपने एक्शन पे काम किया। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि खिलाड़ी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते, अपनी गलतियों को दिखाने की कोशिश नहीं करते या परखने की कोशिश नहीं करते कि कहां पे मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूं, क्या मेरे एक्शन में फॉल्ट है, क्या मेरा जो रनअप है वो क्विक नहीं है, बैट्समैन अगर मुझे रीड कर रहा है तो मुझे कोई नई वेरिएशन अपनी बॉलिंग में ऐड करना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि मैंने ये फोकस किया कि मेरा लेग स्पिन जो है वो थोड़ा सा वीक है, जो कि लेग स्पिन की जगह से मैं ज़्यादातर जो है वो ऑफ स्पिन कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इन दोनों को पॉलिश करते करते उन्होंने टॉप स्पिन के ऊपर भी काम किया, टॉप स्पिन के ऊपर। तो अली ये टोटली एक ट्रांजिशनल फेज था। और उसके बाद पहली दफ़ा अब ये देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका पहला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल, और वो पहले ही मैच में जब उस वक्त उनको लॉन्च किया जाता है और जब केम विलियमसन जो है वो बिल्कुल मिडल ऑर्डर का और एंकरिंग इनिंग्स खेल रहे थे और अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे थे, और उसके साथ अशर पटेल बॉलिंग करवा रहे हैं और 5 विकेटें लेके जाते हैं वरुण चक्रवर्ती। और टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट की, और इस वक्त जो है वो उनके वेरिएशंस जो है ना वो बॉलर्स के लिए रीड करना मुश्किल है। एक बात और मैं कहूँगा, मैंने आपने वीडियोस भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जब ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जो है ब्रेंडन मैककुलम से, क्योंकि उनके कोच हैं, वो टिप्स ले रहे थे कि फिंगर स्पिन को रीड कैसे करना है। तो वो उनको बता रहे थे कि भैया आपने उनकी फिंगर्स को किस तरह से रीड करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कल के मैच में वो आते के साथ ही ट्रेविस हेड उन पे हावी होना चाहते थे, जिनमें उनको नाकामी मिली। सही। खैर आप तो कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करें तो करते जाएं तो फिर टाइम हमारा गुजर जाता है, क्योंकि हर मैच की अपनी भी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो पहला सेमीफाइनल जो है वो इंडिया जीत गया है और फाइनल में चला गया है। आज दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक बड़ा मैच है। और अभी तक जो 4 ओवर का खेल है तो 23 रन हो चुके, कोई विकेट जो है उनकी गिरी नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आज के सेमीफाइनल के ऊपर, क्योंकि हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तानी टीम की जो सिलेक्शन है इसके बारे में बात करेंगे। आज के इस मैच में आप क्या देखते हैं मशकूर साहब के किसका पलड़ा भारी है और कौन जो है वो दूसरा फाइनलिस्ट बन सकता है? टीमें तो खैर दोनों ही अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बैलेंस टीमें हैं दोनों। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, हालांकि लाहौर में आमतौर पे बाद में बैटिंग करके चेज़ हुए हैं ज़्यादातर स्कोर, लेकिन उनका ये ऑप्शन है कि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। देखें अब उनके पास 2 स्पिनर हैं, शायद वो समझते हैं कि बाद में कुछ स्पिनर को हेल्प मिल जाएगी। इस वक्त तो मैं सच्ची बात है प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, दोनों टीमें बैलेंस ही हैं, कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इस स्टेज पे मैच के शुरुआत में ही कह देना कि फलां जीतेगा, एक तुक्का ही होगा मेरे ख्याल में। चले अभी हम वैसे आपसे पूछ लेते हैं कि इन दोनों टीमों में से अगर हम बात करते हैं तो किसको आप फाइनलिस्ट देखते हैं? मैच खेलने से पहले ही बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त ज़्यादा बेहतर लग रही है। मतलब साउथ अफ्रीका आपकी फेवरेट है दोनों टीमों में से आज के मैच में? इस हिसाब से कह सकते हैं साउथ अफ्रीका का ज़्यादा चांस है मेरे ख्याल में। अच्छा सही है। हसन?
देखिए नकवी साहब की बात से मैं एग्री करूंगा। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका का चांस फाइनल में जाने का, ओवरऑल देखें तो दोनों टीमें बैलेंस है, अच्छी टीमें हैं दोनों, और दोनों डिजर्व करती है मेरे ख्याल में फाइनल खेलने के लिए। थोड़ा सा बॉलिंग को अगर हम कंपैरिजन करें ना तो जैसे मार्को जॉनसन है उनके पास, और रबादा है, वो भी इस वक्त जो है वो फॉर्म में, लेकिन साथ उन्होंने स्पिनर्स जो अपने खिलाए हैं। देखिए केशव महाराज, तबरेज शमसी, और उसके बाद आपका एडम मैकरम भी बाल करवा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करेंगे। हाँ, ऑन दी अदर हैंड देखा जाए अगर ये दोनों टीमें अगेंस्ट इंडिया, तो मुझे लगता है दोनों वीक हैं। उसकी वजह क्या है? दोनों टीमें स्पिन को खेलने में थोड़ा सा हमेशा परेशान रहती हैं, और पिछले मैच में भी हमने देख लिया कि स्पिनर्स ने जो है वो फाइवर लिए हैं, और इंडिया की स्पिन इस वक्त मुझे लगता है वो टॉप पे है। सही। ऐसा अगर मैं ओवरऑल देखें, हम इस मैच के हवाले से बात करें तो आपकी फेवरेट तो साउथ अफ्रीका ही रही है, वो हम काफ़ी ट्रांसमिशन में हम बात कर चुके हैं, और आप वही बात करते हैं कि जी साउथ अफ्रीका जो है ना वो टीम, देखिए इस बार वो फाइनल में भी जाएगी, और वो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इंडिया के खिलाफ खेलेगी। सही। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं दोनों टीमों की, अगर हम बात करें तो आपके ख्याल में क्या स्ट्रेंथ है दोनों टीमों के पास? साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। जी देखिए न्यूजीलैंड की टीम के पास जो सेंटनर है शायद हो सकता है एक मेन, क्योंकि एक ऑलराउंडर भी है, वो लोअर एंड पे खेलते हैं, और अगर न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो उनकी बॉलिंग इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रही है बैट्समैन के लिए, कि मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के लिए। लेकिन क्लासन जो है वो मैं इस वक्त समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम में सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं, फॉर्म में भी हैं अपनी, और जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका टीम की मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर को सपोर्ट करके बिल्कुल ही टोटली ट्रांसफॉर्म किया है उनकी बैटिंग लाइन को, वो ज़बरदस्त है। सही। और अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो ग्लेन फिलिप्स जो न्यूजीलैंड के हैं, फील्डिंग हो, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, मेरा ख्याल है ऑलराउंड परफॉर्मर है, और शो स्टेलर है मेरा ख्याल में। तो फिलिप्स और इस तरफ क्लासन। सही। दो आपने खिलाड़ी हमारी दोनों टीमों के दरमियान आपने बता दिया। खैर अब मैच का रिजल्ट तो पता चलेगा जब तमाम मैच ख़त्म होगा, कौन जीता है कौन हारता है। ये पहली इनिंग्स में थोड़ा बहुत वाजे हो जाएगा कि किस तरफ जाता है। लेकिन हाई स्कोरिंग मैच लग रहा है, 300 प्लस स्कोर जाएगा। सही। और जिस तरह पोजीशन चल रही है, मैच जाएगा। हाँ, जिस तरह पोजीशन चल रही है 300 से प्लस ही है। खैर अभी हम बात करते हैं जो पाकिस्तानी स्क्वाड मशकूर साहब अनाउंस हुए हैं अभी, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए, उसमें तब्दीली, ये हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर आ जाए। हम लोग बात करते रहे हैं ना कि अब तब्दीली होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया होगा, और ख़ासी तनकीद भी जो है वो की जा रही थी कि बस करें, अब ठीक है, अगर नहीं परफॉर्म कर रहे तो उनको हटाया जाए, कुछ नए लोगों को इस्तेमाल किया जाए। खैर T20 में तब्दीली की है कप्तान की जी। एक सवालिया निशान भी है हमारे इस T20, बल्कि बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारी तरफ से जो हमने देखा लोगों की तरफ से सवालिया निशान है। मशकूर साहब सलमान अली को कैप्टन बना दिया गया, शादाब खान को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज़, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान को T20 स्क्वाड में जो है वो शामिल किया है। ओवरऑल स्क्वाड के हवाले से आप क्या कहते हैं, कप्तान के हवाले से कहते हैं, और सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है शादाब खान जो कि परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, उनको एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये आप क्या समझते हैं कि क्या ठीक था या किस तरह से फैसला किया गया? सबसे पहले तो कप्तान पे मैं बात करूँगा। कप्तान जो हमारे बनाए गए हैं उन्होंने कहा कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन उनकी अपनी जो स्ट्राइक रेट है T20 में वो 80 से कम है। आजकल मतलब 130-40 के ज़माने में हम 80 वाले को कप्तान बना रहे हैं, तो बाकियों के बारे में हम बाकियों पे क्या वो करेंगे, मतलब गाइड करेंगे या उनको लीड फ्रॉम द फ्रंट जैसे कहते हैं। तो अगर उन्होंने इसी स्ट्राइक रेट से खेला तो ये तो मुश्किल होगी। दूसरा रहा कि खिलाड़ी, जहाँ तक नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया, मौका देना तो एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस नए खिलाड़ियों के लिए ज़रा मुश्किल होती हैं, तो इस लिहाज से उन पर प्रेशर डेफिनेटली होगा। ये अलबत्ता ये ना हो कि इसी सीरीज़ पे उनके कैरियर को जज कर दिया जाए और बाद जो वहाँ फेल हो जाए तो उसको कहेंगे जी बस ये तो खेल ही नहीं सकता। उनको सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन में भी 1-2 सीरीज़ खिलाई जाए, उसके बाद उन पे कोई जजमेंट दी जाए कि कोई खेल सकता है। ये तो अच्छी बात है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे उनको कम से कम कुछ मौका तो मिला। और पिछले दिनों
चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने मुलाकात भी की है उन खिलाड़ियों से जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है और इसी को शायद आगे लेके उन्होंने टीम जो सेलेक्ट की है उसमें भी यंगस्टर्स को मौका दिया गया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इस पे उनके कैरियर को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। जजमेंट नहीं होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में आम है कि अगर किसी खिलाड़ी का करियर तबाह करना है तो उसको डायरेक्ट किसी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खिला दो और ऑस्ट्रेलिया और इन कंडीशन में। मैं एहसन से इस क्वेश्चन के हवाले से बात करूंगा। जो एक पॉइंट आपसे लेना है कि शादाब खान के हवाले से खासी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, कहीं वो नज़र नहीं आ रहे थे, अचानक से उनको टीम में लाना और फिर उनको वाइस कैप्टन बना देना, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है कि शादाब खान एक अच्छा ऑलराउंडर था, लेकिन बाद में उन्होंने बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर लिया और बॉलिंग उनकी वीक होती गई। अब उन पे प्रेशर तो इस बात का डेफिनेटली होगा कि अब उनको ना सिर्फ टीम में वापस लाया गया बल्कि नायब कप्तान भी बना दिया गया है। देखें अब क्या होता है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ अभी इन्होंने बात की वरुण चक्रवर्ती के हवाले से, तो उसी पे मैं थोड़ा सा कमेंट करूँगा कि ऑलराउंडर जो होते हैं ना वो रोज़ रोज़ नहीं मिलते किसी भी टीम को। तो ये टीम मैनेजमेंट का भी काम है कि जब आपको कोई ऑलराउंडर मिलता है जिसमें पोटेंशियल आपको नज़र आता है तो उसको आप बैक करें, उसको आप सपोर्ट करें, उसको आप ग्रूम करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ऑलराउंडर को 2-4 मैच खिला दिए जाते हैं, फिर उसको साल भर के लिए बाहर कर दिया जाता है। अभी माजी करीब में शादाब के साथ भी ये हुआ, इसी तरह फ़हीम अशरफ के साथ ये हुआ है। कभी उसको ले आते हैं, कभी ड्रॉप कर देते हैं, फिर नजरिया ज़रूरत के तहत वो आमिर जमाल के साथ ये हुआ है। जब वो ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी बड़ी तारीफ़ें की गई, लेकिन अब उसको कोई पता ही नहीं है वो किधर है। सही। ऑब्वियसली जितने भी प्लेयर्स हैं इन सब प्लेयर्स की अपनी अपनी परफॉर्मेंस होती है। तो 1-2 मैचेस से तो या एक सीरीज़ से या 2 सीरीज़ से तो जज नहीं होता, लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। जिस तरह एहसन ने वरुण चक्रवर्ती की बात की, किस तरह से उन्होंने कम बैक किया और फिर मैचेस भी खेला। एहसन, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि T20 स्क्वाड को अगर आप देखते हुए, सलमान अली का कैप्टन है और शादाब खान वाइस कैप्टन है, बाकी सारे खिलाड़ियों के नाम आपको पता ही हैं, आप बेहतर जानते हैं, बता भी दिए मैंने। टीम को किस तरह से देखते हैं जो नई सिलेक्शन है, प्लस जो 2 रोल, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कप्तान और वाइस कप्तान के हवाले से सवालिया निशान क्रिएट किया गया है, इस बारे से आप क्या कहते हैं? देखिए अली, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ ये स्क्वाड देख के, ख़ास तौर पे ओडीआई का स्क्वाड देख के कि शादाब खान जो है वो सिर्फ T20 के वाइस कैप्टन है और वनडे में नहीं। वनडे में सलमान अली वरना शायद मुझे लगता नहीं है, मुझे उम्मीद थी कि शायद इसका कैप्टन भी बना दिया जाता है, ओडीआई में भी उनको कुछ ना कुछ अहम जिम्मेदारी दे दी जाती। क्योंकि देखें हमारे बड़े स्टार क्रिकेटर के दामाद हैं और वो एक अहम जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन चले हम इसके ऊपर हम बात नहीं करते, हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक लंबी स्टोरी सुनाई वरुण चक्रवर्ती की। जब वो ड्रॉप हुआ था टीम में तो विजय हरारे इंडिया का ना, जिस तरह हमारा कायदे आज़म ट्रॉफी है विजय हरारे ट्रॉफी है, तो वरुण चक्रवर्ती विजय हरारे खेलने के लिए गए थे और उन्होंने खुद ये इतराफ़ किया कि मुझे यहाँ से पता चला कि कौन सी बॉल मुझे किस वक्त करवानी है। वेरिएशंस खिलाड़ी के पास होते हैं, बिल्कुल, कौन सी बॉल किस वक्त करवानी है, किस खिलाड़ी को करवानी है और किस स्पीड से करवानी है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप सीखते हो डोमेस्टिक में वापस आके। इस वक्त आपका प्रेसिडेंट कप चल रहा है, रावलपिंडी में कल मैच हुआ है पीटीवी का, HEC का। आप मुझे एक बात बताएं, शादाब खान जब से टीम से ड्रॉप हुए हैं कितने मैच खेले हैं आपने डोमेस्टिक? वही तो आप पाकिस्तान कप में कितने खेले हो, कायदे आज़म ट्रॉफी में आप कितने मैचेस खेले हो? बिल्कुल कोई नहीं खेले आप। हाँ, इतना हमें पता चला कि सकलैन भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने और शादाब की जो गलतियां थी वो बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे एक लेजेंड है, हमारे एक स्टार जो थे, वो नाम है पाकिस्तान का, एक असासा थे, वो उन्होंने हमारे खिलाड़ी के ऊपर मेहनत की, उनको पॉलिश करने की कोशिश की। अब ये तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे तो पता नहीं। लेकिन मुझे आमिर जमाल का नाम नज़र नहीं आया दोनों में। T20 में तो चले डाउट्स थे, इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफ़ी एतजाज़ उठाए जा रहे थे कि आमिर जमाल को टीम में शामिल करना चाहिए था। लेकिन मुझे ये वाला जो ओडीआई का स्क्वाड है उसमें उनका नाम ना देख के एक दफ़ा फिर हैरत हुई है कि अगर आपके पास एक टैलेंटेड खिलाड़ी है और फॉरेन की पिचेस के ऊपर वो अच्छा खेलता है, देखिए वो काउंटी भी खेला हुआ है और उसके अलावा वहाँ के और काफ़ी क्लब्स के साथ वो खेल चुका है और एक टाइम पे ऐसी खबरें भी थी कि शायद वो वहाँ पे उन्हीं के साथ खेलना शुरू कर दे, क्योंकि जब बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको फैसले लेना पड़ते हैं। तो राना फ़हीम अशरफ साहब दोबारा ओडीआई स्क्वाड में है लेकिन आमिर जमाल का नाम नहीं है। तो अली ये वो चीज़ें होती हैं जो फिर खिलाड़ी को डिसहार्ट करती हैं और वो फिर किसी न किसी फैसले पे पहुंचता है और
अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान टीम का होता है। सही, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं जो सोशल मीडिया पे सार्फिन भी कर रहे होते हैं। हमने अपना तजिया भी लेना होता है आपसे, और आपसे जानना भी होता है कि किस तरह से हमारे पाकिस्तानी टीम की मज़ीद बेहतरी हो सकती है। देखिए बेहतरी अली कब होगी, बेहतरी कब होगी? आप अगर पिछले 3 साल में आपके 8 बंदे सिर्फ, मतलब 3 से 4 साल में 8 बोर्ड के बंदे चेंज हो, पहले आपके वसीम खान हो, फिर उसके बाद आपके रमीज राजा आ जाएं, फिर मतलब एक लंबी सीरीज है वो आता जाए, फिर आपकी हेड कोचेस चेंज होते रहे, आपने इंटरनेशनल कोचेस के साथ क्या किया, गैरी क्रिस्टन के साथ, गिलेस्पी के साथ जो आपने बिहेवियर किया, आप फॉरेन कोच इस वक्त नहीं ले सकते, ठीक है? आपके जो अपने कोच है, अब तो कोई आएगा नहीं ना, बहुत बुरी हालत है, हम बता नहीं सकते इस वक्त कोई आपका फॉरेन कोच जो है ना वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि आपने जो बिहेवियर उनके साथ किया है ना, उसकी वजह से बड़ी बदनामी हुई है। तो अभी जो है आपके पास उससे ही चलाना पड़ेगा, लेकिन इशू ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपने स्क्वाड में, टीम में, और ये ना हो मैनेजमेंट में, खासतौर पे मैनेजमेंट में। देखिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम तो नहीं है कि नीचे आके खिलाड़ियों को चूज करना। देखिए उनकी अम्ब्रेला के अंदर आपके ग्राउंड अच्छे हुए हैं, आपके ग्राउंड रेनोवेट हुए हैं, बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं हो सक रहा क्योंकि दुबई में चला गया इंडिया टीम की वजह से। उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया, अपना 110% दे देखिए उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया है। आपके रावलपिंडी स्टेडियम को रेनोवेट किया, गद्दाफी स्टेडियम को हम देखें टोटली चेंज है, खूबसूरत लुक आई है। कराची स्टेडियम के अंदर उनको रेनोवेशन किया है। देखिए उन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया। बाकी नीचे मैनेजमेंट, ओवैसे टीम सिलेक्शन जब आप देखते हैं, जब टीम के हवाले से बात करें, तनकीद चेयरमैन पे की जाती है कि जी चेयरमैन वो हैं, पॉलिटिकलाइज किया जाता है किसी भी इशू को, लेकिन चेयरमैन का तो काम नहीं है ना टीम। वो तो कहते हैं ठीक है यार अच्छा खिलाड़ी रखो, वो तो सजेशन दे सकते हैं कि इवन के इस वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का जब स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था, उस दिन नकवी साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा जब स्क्वाड फाइनलाइज हो गया था तो उन्होंने कहा था एक दफ़ा फिर उनको देख लें। तो यही सुनने में आया कि कुछ घंटे की मीटिंग्स हुई, अगले दिन कहा जी बस ये जो स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया ये फाइनल है। तो इसका मतलब है अगर उन्होंने कहा तो बिल्कुल कुछ ना कुछ उन तक पहुंचा होगा, या उनके थिंकिंग होगी, कुछ सोच होगी। लेकिन बात वही आप वाली है कि चेयरमैन का काम नहीं होता कि वो एक एक बंदे को पकड़ के डालेगी, इसका नाम इसका नाम इसका। देखिए अली, आपने जो टीम सेलेक्ट की है इसके अंदर आपने नसीम शाह को नहीं डाला T20 में, ठीक है? आपको अभी से अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। 2025 चल रहा है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। वो जब T20 वर्ल्ड कप क्या आप किस टीम के साथ लेके जाएंगे? अगर लेके जाना है तो ये कह रहे हैं इसी की तैयारी है, ठीक है, तो आप लेके जाएं। फिर ये ना हो कि आप इसमें से कोई खिलाड़ी जाए उधर प्रेशर ऑब्जर्व ना कर सके। देखिए इंडियन टीम के साथ भी यही हो ना, वरुण चक्रवर्ती की मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूं, जैसे ही वो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में आया वो प्रेशर ऑब्जर्व नहीं कर सका तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो ये ना हो कि इन खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी अगर थोड़ा सा प्रेशर ऑब्जर्व ना कर सके या परफॉर्म ना कर सके तो आप उसको फट बैक साइड पे कर दें और फिर वो उसका करियर खत्म हो जाए। खैर ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली चलती हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर चलती हैं और बातचीत के ऊपर चलती हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस तरह से खिलाड़ियों को लेके चलना है, क्योंकि जारी बात है नौजवान खिलाड़ी हैं। सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन मेरिट पे करे, लेकिन मेरिट पे जब सिलेक्शन होगी, असल सवाल ही सिलेक्शन कमेटी पे ही होता है कि जब आप टीम सेलेक्ट करके ग्राउंड में उतारते हैं, कम से कम उससे पहले आपने कुछ ना कुछ तो वर्किंग तो की होती है कि यार इसने कितने मैचेस खेले हैं, कितना परफॉर्म किया, कहाँ किया, कैसे किया। तो ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी लंबी लिस्ट है, अगर यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, लेकिन रिजवान और आगा सलमान से ज्यादा मैचेस जो फर्स्ट क्लास में किसी ने नहीं खेले। 100+ ये 2 खिलाड़ी हैं इस वक्त जो खेल चुके हैं। बाबर आजम भी 95 राउंड 96 डोमेस्टिक मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन अगर आप उससे पीछे बाकी लिस्ट को चेक करना शुरू करेंगे तो फिर बड़े अजीब किस्म के इंकशाफात होंगे। खैर बेस्ट ऑफ लक कि हमारी जो टीम सिलेक्शन हुई है इस दफ़ा, और जिन्होंने ODI और T20 में जो कप्तान और नायब कप्तान चुने हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, और हमें वो स्पार्क टीम के अंदर नजर आना चाहिए जो कुछ अर्सा पहले या कुछ सालों पहले हमारी टीम के अंदर स्पार्क होता था कि वो अपने लिए नहीं खेलते थे बल्कि पाकिस्तान के लिए खेलते थे। और बहुत सारे खिलाड़ी हमारे अपने लिए खेलते हैं। ऐसा आपने भी बात जबरदस्त की थी मशकूर साहब ने कि बहुत सारे बड़े नाम ऐसे हैं जो बहुत सारे सोशल मीडिया वजह क्या है कि उनको डर होता है कि हमारी जगह चली जाएगी, हम ड्रॉप कर दिए जाएंगे, बिल्कुल तो हम ओपनिंग नहीं कर सकते, हम कैप्टनसी हमारी ले जाएगी, हमारे कोई मिडिल ऑर्डर चला जाएगा या हम लो डाउन चले जाएंगे। खैर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीज़ों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तमाम टीमों को अगर आप देखें तो वो शायद बाकी लोकल काउंटीज अपने लिए खेलते हों पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब टीम के ऊपर आपका सब झंडा आ जाता है, सब जलाली परचम आ जाता है, फिर आप पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको खेलना चाहिए। ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक चेयरमैन PCB और तमाम टीम मैनेजमेंट और तमाम खिलाड़ी जो नए सेलेक्ट हुए हैं, उम्मीद करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और फिर हम जब भी इस बारे में बात कर रहे होंगे तो खुशी से बात कर रहे हैं कि जो
हम बात कर रहे थे, जो गिले शिकवे हमारे थे वो बजा थे। अब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक कलीर साहब को देंगे इजाज़त, अपने पैनलिस्ट के हमरा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।